सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरे दुनिया में आज से नहीं है, विश्व के पैमाने पर सब दिन से सामाजिक न्याय की अवधारणा रही है और ये सामाजिक न्याय की अवधारणा बदलती रही है क्योंकि नए नए जो सत्ता के चरित्र विश्व के पैमाने पर हुए और उसके साथ जब सामाजिक न्याय का आंदोलन उसके साथ टकराया तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हुई हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार विश्व के ऊपर दृष्टि डाल लीजिएगा तो सामाजिक न्याय के सवाल कौन कौन बिंदुओं के ऊपर उठते हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल है कि असमान अवसर, यदि किसी भी सामाजिक समूह को असमान अवसर मिला है तो वहाँ सामाजिक न्याय का सवाल उठ जाता है। पहचान का संकट, आजकल क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस की एक समूह जो है बहुत दिनों से एक समाज के अंतर्गत अपने पहचान के साथ नहीं जी पाया है या उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के सत्ता के उसके ऊपर हमले होते हैं उससे उसके पहचान के संकट पैदा हो गए। तीसरा है समूह वंचना, बड़े बड़े ग्रुप को समूह को एकदम अलग से रखा गया है समाज में जिससे कि समूह वंचना के आधार पर भी हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का सवाल उसके लिए उठता है। फिर विश्व के पैमाने पर क्षेत्रीय असमानता का भी सवाल है। बहुत जगह क्षेत्रीय असमानता जिसे जो है एक एरिया डेवलप हो गया, एक एरिया डेवलप नहीं हुआ, तो जो डेवलप नहीं हुआ उसके लिए सामाजिक न्याय का सवाल बनता है। फिर बहुत सारे जगह प्रवासी गए हैं, आप जानते हैं कि प्रवासी एक माइग्रेशन प्रोसेस है, लेबर माइग्रेशन प्रोसेस, उसके आधार पर बहुत सारे लेबर भी दूसरे दुनिया के अंदर गए हैं, वो भी अपने अपने ग्रुप में जो वहाँ हैं तो उसके लिए डायस्पोरिक कम्युनिटी के लिए भी एक सोशल जस्टिस का सवाल बन जाता है। मैं ये इसलिए बताया कि एक कुछ बिंदुएं हैं सामाजिक न्याय के जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और लोग इसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण इससे अलग है क्योंकि इन तमाम ग्रुपों के अंदर श्रम और श्रम की क्षमता और लेबर का इनपुट नहीं है इन तीनों चीज़ों में। और लगातार जब सत्ता इनसे डील किया है, चाहे उपनिवेशवाद के समय में हो चाहे उपनिवेशवाद के बाद हो, विश्व के स्तर पर जैसे सेनेगल के अंदर ब्लैक कॉन्शसनेस मूवमेंट हुआ और उस ब्लैक कॉन्शसनेस मूवमेंट में लियोपोल्ड सेंघोर एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने नेग्रिट्यूड आंदोलन सोशल जस्टिस के लिए चलाया। और इस तरह से आप दूसरी जगह जब आप आएंगे तो और कई जगह जैसे इथियोपिया में ओरमोज वर्सेस टिग्रे चलता है, फिर आप चले आइए नामीबिया में तो ओकेम्बो वर्सेस ओवेम्बो चलता है। तो ये जो विभिन्न सामूहिक समूह हैं उस समूह को कभी किसी सत्ता ने ज़्यादा राजनीतिक रूप से यूज करके उसको ज़्यादा सुविधा दे दी, दूसरे ग्रुप जो है उससे वंचित हो गए थे, उसके लिए सामाजिक न्याय का सवाल खड़ा हो उठता है। विश्व के पैमाने से हट करके मैं तुरंत भारत की स्थिति पर आना चाहता हूँ। भारत में सामाजिक न्याय बहुत जटिल है। वो कैसे जटिल है कि वर्ग में सामाजिक न्याय का सवाल और सामाजिक न्याय में वर्ग का सवाल, इन दोनों के जो डायलेक्टिकल रिलेशंस हैं जिसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशंस, डायलेक्टिकल रिलेशंस का दूसरा शब्द मैं छोटा सा बोला क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशंस, इसको जैसे सामाजिक न्याय के अंदर गरीब आदमी भी है, उसको लैंड नहीं है, उसके पास बहुत सारे जो उसके जो श्रम वो जब लगाता है तो उस श्रम के बारे में नहीं सोचा जाता है, केवल उसकी भावनाओं के बारे में सोचा जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे भारत के अंदर भी सामाजिक न्याय के सवाल उठे और वो सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्रों में उठा, चाहे वैदिक साहित्य में उठा हो। उस समय भी जिस तरह से एक सामाजिक समूह को अलग रख करके और उसके शिक्षा और उसके धन से उन सामाजिक समूहों को अलग रखा गया, यह एक सवाल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और धर्मशास्त्र जो है इस देश के अंदर सामाजिक न्याय का सवाल उसने पैदा किया है। दूसरी तरफ लगातार जो सत्ता के चरित्र रहे, उस सत्ता के चरित्रों ने एक सवाल और उठा दिया कि सामाजिक न्याय के सवाल में वर्गीय चरित्र नहीं आना चाहिए और बार बार उसने क्लास कंटेंट जो सामाजिक न्याय के समूहों में था, जैसे एक जाति भी है लेकिन उसको ज़मीन नहीं है, एक जाति भी है लेकिन उसके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, तो ऐसे भी सवाल उठते हैं। लेकिन इन सवालों के साथ जब टकराहट सत्ता से हुई तो सत्ता बार बार ये सोचा कि ये वर्गीय सवाल सामाजिक न्याय के अंतर्गत नहीं उठे
और दुख के साथ कहना पड़ता है कि सामाजिक न्याय के आंदोलन भी इसी तरह से चले कि उसमें लैंड का सवाल नहीं रहा, उसमें प्रॉपर्टी रिलेशंस का सवाल नहीं रहा, और कई प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस संसाधन में उसके हिस्सेदारी का सवाल नहीं रहा। यह एक क्लास क्वेश्चंस है और इस क्लास क्वेश्चंस को हमेशा जो है इस वर्गीय सवाल को हटाता रहा। इसलिए सामाजिक न्याय का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसके लिए समान अवसर का सवाल है, उसके लिए इज्जत अफजाई का सवाल है। यह भी मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक समूह जो वंचित हैं सामाजिक न्याय के आधार पर और उसे हम इज्जत नहीं देते हैं, छुआछूत के तौर पर उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो सामाजिक न्याय का सवाल ये बनता है। और इसमें हमारी एक सकारात्मक जिम्मेवारी भी बनती है कि इस सामाजिक न्याय को हम रखें। लेकिन सामाजिक न्याय की ज़िंदगी, इसके आंदोलन की ज़िंदगी कितने दिन रहेगी? क्योंकि आज के तारीख में सामाजिक न्याय का आंदोलन एक बिखरता हुआ और एक टूटता हुआ तिलिस्म के जैसा हमारे सामने है, क्योंकि उसके जो वर्गीय चरित्र हैं, मान लिया जाए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के अंतर्गत जिसे लैंड नहीं है, तो लैंड नहीं है तो लैंड दुनिया के अंदर किस तरह की समस्याएं पेश करती हैं। लैंड जो नहीं है तो आपका एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं है तो आपका सिटीजनशिप नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है तो स्टेट का जो कुछ भी आपके पास सुविधा होगा वो सुविधा आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए लैंड के सवाल हमारे सामाजिक न्याय आंदोलन में आज नहीं है, रिसोर्सेस का सवाल है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक बार विधानसभा में दलित एजेंडा पर एक बहस हुई और उस दलित एजेंडा में से ये निष्कर्ष निकला कि जो बजट का हिस्सा है वो बजट का हिस्सा सामाजिक समूह के ऊपर खर्चा किया जाए, और उसके लिए आंदोलन चलना चाहिए था, लेकिन सामाजिक न्याय के आंदोलन उस पर नहीं चले। इसलिए आज के तारीख में जो सामाजिक न्याय हमारे भारत के अंतर्गत है वो जाति में वर्ग, वर्ग में जाति, ये दोनों का क्रॉसपोंडिंग रिलेशनशिप, दोनों में अन्य संबंध है। जब तक इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ढंग से, जिसे हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता से यदि विश्लेषण नहीं करेंगे तो हम अमूमन सामाजिक न्याय को समझने में बहुत गलती कर देंगे। और सामाजिक न्याय के आंदोलन की असफलता इसी में हो जाती है, उसमें वर्गीय चरित्र नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को ही जब हम याद करते हैं तो उन्होंने एक शब्द बोला, उनसे जब यह तलब किया गया कि आप कैसा स्टेट चाहते हैं, तो उसने कहा स्टेट सोशलिज्म। और स्टेट सोशलिज्म शब्द उन्होंने यूज किया है। और स्टेट सोशलिज्म में उन्होंने कहा क्या एजेंडा है आपका? लोगों ने पूछा, और ख़ासकर उन्होंने पूछा, हसरत मोहनी को आप जानते हैं, वो बहुत बड़े संविधान सभा में बहुत बड़े आदमी थे और मौलाना थे और कृष्ण भक्त थे, यह भी मैं बताता हूँ। और कम्युनिस्ट पार्टी को भी स्थापना करने का पहला आदमी वही था, और कृष्ण भक्त होते हुए भी। तो उन्होंने पूछा कि बाबा साहब ये बात बताइए कि किसान और खेत मजदूर के कंट्राडिक्शंस को कैसे दूर करेंगे? कहा को एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव्स में बदलना होगा, जहाँ की किसान भी काम करेंगे, मजदूर भी काम करेंगे, दोनों को उसी उत्पादन से दोनों को जो है उसके भरण पोषण उसके परिवार का करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि डिफेंस भी होगा सार्वजनिक, उन्होंने कहा वित्त होगा सार्वजनिक, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर होगा सार्वजनिक, तो आज जो प्राइवेटाइजेशन इस देश के अंदर है, सामाजिक न्याय के आंदोलन का हिस्सा प्राइवेटाइजेशन नहीं बनता है, लैंड नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में कितनी दूर तक ये आंदोलन जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मानवीय समस्या का सवाल है, और मानवता के आधार पर यदि छुआछूत के आधार पर एक ह्यूमन डिग्निटी यदि टारगेट होती है, तो हम चाहते हैं कि इस सामाजिक न्याय के हिस्से को बड़ा संजीदगी से लड़ने की ज़रूरत है और उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के आंदोलन और वर्गीय आंदोलन दोनों टकराहट के दौर में जा सकता है, लेकिन बात ऐसी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों में एक बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है। जिसके पास ज़मीन नहीं उसी के लिए सामाजिक न्याय का भी सवाल है, जिसके पास शिक्षा नहीं, यदि मनुस्मृति यह कहता है कि शूद्र और स्त्री को यदि धन और पढ़ाई दोनों से वंचित रखना चाहिए, और यदि वो पढ़ लिया तो उसका जी काट लेना चाहिए, उसके कान में शीशा पेड़ लग देना चाहिए। इस चीज़ को कोई भी वर्गीय आंदोलन चलाने वाला कोई भी ताकत उसे बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये एक मानवीय सवाल है और मानव सम्मान के लिए हमें उसके साथ रहना ही बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सामाजिक न्याय आज के तारीख में सामाजिक न्याय और वर्गीय आंदोलन दोनों की दोस्ती का एक रास्ता प्रशस्त हो रहा है। इसलिए प्रशस्त हो रहा है कि जिस तरह से दुनिया के पैमाने पर विभिन्न प्रकार के सत्ता आए, एक सत्ता तो आप उपनिवेशवाद का देखते हैं,
दूसरी तरह जो सत्ता हमारे अंदर आया, एक लिबरल डेमोक्रेसी आया, जिसे हम कहते हैं लिबरल फेज का, वेलफेयर स्टेट इकोनॉमी का कहते हैं, 60 से लेकर 70-80 तक का दौर है। इसमें सामाजिक न्याय के सवाल को सत्ता ने कैसे डील किया? पहले तो इन्होंने हमेशा सोचा कि श्रम के सवाल को सत्ता हमेशा हटाती रहती है कि श्रम वाला बात जो है सामाजिक न्याय से हटाओ, लेबर का सवाल हटाओ, क्लास का सवाल सामाजिक न्याय से हटाओ, केवल सवाल रहेगा संवेदनात्मक सवाल रहेगा। और ये सत्ता का चरित्र हमेशा रहा है। ये यही नहीं है, दुनिया के पैमाने पर जो पहला सामाजिक न्याय के सवाल के ऊपर अमेरिका के अंदर पोजीशन लिया गया, तो उसको उन्होंने कई दूसरे ढंग से परिभाषित किया और उसको कहा अफर्मेटिव एक्शन। फिर अफर्मेटिव एक्शंस के बाद दूसरा शब्द चला, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद कई और शब्द चलाने लगे सत्ता के लोग, जो बोलते हैं आम लोगों के मुंह में वही बात रखने की कोशिश करते हैं। फिर हाल के दिनों में जब न्यू लिबरलिज्म का स्टेट आया, नव उदारवाद का जगह, उदारवाद के जगह को नव उदारवाद ने जब जगह ले लिया पूरी दुनिया में, तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इसके वर्गीय सवाल को नहीं टच करना है। इसके किस सवाल को टच करना है? इसके इस सवाल को टच करना है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, स्किल्ड बिल्डिंग। लेकिन इसके ज़मीन के बारे में नहीं सवाल उठाना है, इसके क्लास कंटेंट को नहीं उठाना है। इसको कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, ये जो छोटा छोटा उनको जो ये दे करके और चाहता है कि उसके अंदर क्लास कंटेंट नहीं इमर्ज कर सके सामाजिक न्याय के बीच में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामाजिक न्याय आज इतना चर्चा का विषय है कि यह एक मोड़ पर पहुंचने वाला है कि आखिर उपसंहार के रूप में सामाजिक न्याय का आंदोलन कहाँ जाना चाहता है। वो जाना चाहता है अपने मुकाम पर, लेकिन इस मुकाम पर कौन लोग नहीं जाने देने चाहते हैं? वो लोग नहीं जाने देना चाहते हैं जो इसके वर्गीय संदर्भ को निगल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का सवाल जो है वो मुखर होकर के नहीं आवे। और इसलिए हम उन तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं और बताते हैं कि सामाजिक न्याय हमारे लिए ग्राह्य है, क्योंकि ये मानवता का सवाल है, यह समान अवसर का सवाल है, हमारे संविधान का सवाल है। लेकिन इसके साथ ही उसके बुनियादी सवाल हैं, लैंड के भी सवाल हैं, लेबर के भी सवाल हैं, ये भी उठना जरूरी है। नहीं यदि ये उठता है, सामाजिक न्याय का आंदोलन का आने वाले समय में बिखराव बहुत ही स्पष्ट हो जाता है और सामाजिक न्याय आंदोलन का कोई सकारात्मक प्रतिफलन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए सामाजिक न्याय के आंदोलन की चुनौतियाँ ये है कि वर्गीय उसके अंदर क्लास कंटेंट और सामाजिक न्याय का कंटेंट क्लास स्ट्रगल में, दोनों में देखना होगा कि एक वर्गीय संघर्ष में सामाजिक न्याय का कंटेंट और सामाजिक न्याय में वर्गीय कंटेंट, और दोनों को मिला करके देखना होगा और तब एक नीति बना करके संघर्ष करने की ज़रूरत है। और कई सवाल उठते हैं। ये आंदोलन स्वतंत्रता के दौर में भी दो धाराओं में बटी हुई रही है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे पेरियार हों, उनकी दृष्टि एक दूसरे ढंग की थी और वर्गीय संघर्ष लड़ने वाली की दृष्टि दूसरी थी। और आप ये जानते हैं कि इस दौर में लेफ्ट पार्टियों ने भी बहुत अच्छी तरह समझा है। कास्ट एंड क्लास स्ट्रगल इन इंडिया जब एस.जी. सरदार से ही लिखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, अछूत और ये दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन जब कैंटीन में खाने के लिए आते हैं तो अछूत अलग हो जाता है, उसको कैंटीन में अलग से खाना दिया जाता है। ये सवाल उन्हीं के साथ नहीं था, ये सवाल ध्यानचंद के साथ भी था। जो ध्यानचंद दलित थे, खेलने के बाद उनको खाना जो है साथ में प्लेयर के साथ नहीं था। एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था दलित जिसका नाम था बालू पलवंकर। तो वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा और दलित था, लेकिन जब मैदान में खेलता था सारे लोग उसको तालियां बजाते थे, लेकिन कैंटीन में जब खाने के लिए देता था तो उसको अलग खाना दिया जाता था। तो ये सवाल तो है, मानवता का ये सवाल है। और इस तरह के सवाल को यदि वर्गीय आंदोलन चलाने वाले सचेत लोग नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि दोनों आंदोलन एक दूसरे के विरोध के रूप में खड़ा हो जाए। ये चुनौतियां इसी के लिए नहीं है, केवल क्लास स्ट्रगल करने वाले के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनौतियां सामाजिक न्याय के आंदोलन भी जो चलाते हैं उसके लिए भी है कि उसका एजेंडा क्या तय होना चाहिए। क्या लैंड का सवाल होना चाहिए कि नहीं, क्या प्राइवेटाइजेशन का सवाल होना चाहिए कि नहीं, क्या उसके अंदर और दूसरे सवाल जो
उनके जीवन को चला सके, उसके जीवन को अस्थायी प्रदान कर सके। ऐसे तमाम सवाल सामाजिक न्याय आंदोलन में हो या नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि लोग अपने अनुभवों के बाद इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि वर्गीय चेतना और सामाजिक न्याय की चेतना का एक मुकम्मल एकता हो, और आने वाले समय में एक सामाजिक बदलाव में और राजनीतिक बदलाव में इस दोनों के एकता का एक बहुत बड़ी भूमिका आएगी। मैं अपनी बात इसलिए समाप्त करता हूँ, समय नहीं है, नहीं तो मैं और किसी तरह और विश्लेषण में जाता, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले वक्ता के तौर पे राघव शरण शर्मा जी हैं, वो आए अपनी बात को रखें। आदरणीय दोस्तों, प्रथम वक्ता ने प्रश्न को इतने सुंदर से रख दिया है और उसका इंटेंट और कंटेंट भी रख दिया है और समाधान भी दे दिया है कि अब मेरे लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। पहली बात यह है कि हम उस भारत के वासी हैं जो एक अशोक के पीरियड को छोड़ के हमेशा गुलाम रहा। गुप्त साम्राज्य भी शकों से लड़ते हुए खड़ा हुआ और हुनों से लड़ते हुए बिखर गया। हमेशा शक, हुन, कुषाण, सिथियन, बैक्ट्रियन, सेल्वीज, पल्लव, कोई न कोई तुगलक, मुगल, पठान, पुर्तगीज राज करता रहा। इसका कारण यह है कि हम व्यक्ति पूजा में रहते हैं और हम तर्क का सहारा नहीं लेते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं और बुद्धि की कसौटी पर किसी चीज़ को नहीं कसे और हम गुलाम हो गए। अगर बुद्धि की कसौटी पर हम कसेंगे तो हमको यह कहना पड़ेगा कि जिस समय भारत में आर्यभट्ट, बराहमिहिर, कालिदास, बाणभट्ट पैदा ले रहे थे, उस समय यूरोप अंधकार युग में था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि हमारे पास एक ऐसी किताब थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। यह किताब थी मनुस्मृति। इसने डिवीज़न ऑफ लेबर दिया और डिवीज़न ऑफ लेबर के चलते भारत ऊंचाई पर गया और यही किताब हमारे गुलामी का कारण बना। डिवीज़न ऑफ लेबर ने जो असमानता पैदा किया, खाई पैदा किया, गैर बराबरी पैदा किया, उसी से हम बराबर पराजित होते रहे और गुलाम रहे। तो मनुस्मृति डिवीज़न ऑफ लेबर के चलते हमको ऊंचाई पर ले गया और डिवीज़न ऑफ लेबरर के चलते हमको गुलाम बनाया। तो हमको चीज़ों को तार्किक ढंग से, द्वंद्वात्मक ढंग से रखना चाहिए, जो पद्धति हम न सीखें। दूसरी बात, सामाजिक न्याय के लिए बुद्ध है और पेरियार और अम्बेडकर साहब और कबीर और नानक, रामानुज, न मालूम कितने लोग, दयानंद सरस्वती, और फिर भी सामाजिक न्याय समाज को उपलब्ध न हो पाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि बगैर सामाजिक ढांचे को तोड़े हुए सामाजिक न्याय नहीं दिया जा सकता है और किसी ने भी सामाजिक ढांचे को नहीं तोड़ा। सामाजिक ढांचा ब्राह्मणवाद का बना रहा, चाहे यज्ञ हम करें या यज्ञ का विरोध करें, चाहे हम हिंदू धर्म अपनाएं या बौद्ध धर्म अपनाएं। जिनको न मेरी बात का विश्वास है, श्रृंगार जातक पढ़ें बुद्ध का, वो क्या बोलते हैं। तो सामाजिक ढांचे को ज्यों के त्यों रखते हुए राजा बिंबिसार और प्रसेनजीत की छत्र छाया में रहते हुए सामाजिक न्याय नहीं दिया जा सकता था और बुद्ध फेल हो गए। जाति जिस तरह से खड़ी हुई जिस प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया को हम न समझेंगे। यह प्रक्रिया थी आर्थिक गैर बराबरी, जैसा कि प्रथम वक्ता ने कहा। दूसरा, औरत की पर्दादारी। तीसरा, श्रम के प्रति अपमान। चौथा, पुरुषार्थ की अवहेलना, भाग्यवाद पर विश्वास। जब तक इन बातों से हम नहीं लड़ेंगे और बिना लड़े जब कबीर और नानक और बुद्ध है और पेरियार और अम्बेडकर साहब लोहिया जब प्रकाश गए तो सब पराजित हो गए। तो हमको समझना होगा कि हमारा दुश्मन है क्या। ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद एक राज सत्ता कब्जा करने का औजार है। यह रूलिंग क्लास का दर्शन है। यह न नस्ल है, न दर्शन है, न भूगोल है। दर्शन तो बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है। ब्राह्मण दर्शन नाम के कोई चीज़ नहीं है। नस्ल तो आर्य है, गंधर्व है, किन्नर है, किरात है, क्या क्या है। ब्राह्मण नस्ल नाम के कोई चीज़ नहीं है। जितने ऋषि मुनि हैं वर्णों के मेल से पैदा हुए हैं, उन्मुक्त नारी के कोख से पैदा हुए हैं। तो जाति जैसे बनी, उस पर अगर कारण पर चोट न करेंगे तो केवल सिगुफा हो जाएगा। वही सिगुफा रहा। आगे समझना है,
ब्राह्मणवाद बदलते समय के साथ बदल जाता है और जो इसका विरोध करता है वही इसका अगला नायक होता है। शक कुशान को राजपूत बना दिया। आज लोहिया अंबेडकर साहब की मूर्ति चौराहे पर लगी है। अंबेडकर साहब अंग्रेज़ों के वायसराय के काउंसिल में थे। अंबेडकर साहब जिन्ना के साथ संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से आए। तो जब अंग्रेज रहते तो ज़मींदारी नहीं जाती तो धान रोपने वाली हर जोतने वाले की भलाई कैसे हो सकती थी। तो व्यक्ति पूजा देश को आगे नहीं ले जा सकता है। पेरियार साहब अंबेडकर से कुछ आगे बढ़े। पेरियार साहब आर्थिक एंगल को जोड़े, जैसा कि हमारे प्रथम वक्ता कह रहे हैं। सिंगार बेलू चेटियार लेबर मूवमेंट से आए थे, पेरियार के साथी थे और आर्थिक एंगल को जोड़े। इसीलिए वो केवल ब्राह्मण को रिप्लेस नहीं किए, वह आंदोलन आज भी जिंदा है और पूरे समाज को बदलने में वो सहायक हुआ। लेकिन उनकी भी कमी रही कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जुड़े रहे। तो साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, तीनों से एक मुफ्त मुक्ति का उपाय जब तक अपना निकालेंगे तो आप तो धोखा खाते रहेंगे। लोहिया त्रिवेणी संघ खड़ा कर दिया, हिर कोयरी कुर्मी। दलित परेशान होकर फिर ब्राह्मण के शरण में गया। बिहार में रामविलास पासवान या यूपी में मायावती को देखिए। पॉलिटिक्स में जयप्रकाश राणा ने अजगर खड़ा कर दिए। अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत, चरण सिंह, लड़ाकू जातियाँ एक हो जाओ। तो इस तरह से आप ब्राह्मणवाद से मुकाबला नहीं कर सकते। ब्राह्मणवाद बदलते समय के साथ बदलता है और जो उसका विरोध करता है अगला नायक होता है। कपिल को भगवान मान लिया, बुद्ध को ईश्वर मान लिया। कृष्ण जो यज्ञ के प्रधान देवता इंद्र से लड़े, कृष्ण को भगवान मान लिया। ब्राह्मणवाद बहुत चतुर है। तो इसके सारे चीज़ को जब तक हम न समझेंगे। हाँ, प्रथम वक्ता ने बहुत सुंदर बात दिया कि यह लड़ाई दोनों फ्रंट की है। कोई एक सेपरेटली लड़ेगा, कम्युनिस्ट भी हार गए और पेरियार साहब भी हार गए। तो अब तो संयुक्त होकर आगे का रास्ता निकालना है। जय हिंद। साथियों, क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे अगर समय मिला तो। अभी सर्वेश सर हैं, अपनी बात 5 मिनट में रखेंगे। सबसे पहले केदारदास संस्थान को मैं इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। एक लंबे समय से सामाजिक न्याय पर डिस्कशन की मुझे प्रतीक्षा थी। मालाकार सर को सुनने का मौका मिला, राघव शरण सर को सुनने का मौका मिला। थोड़ा सा उससे एक डिफरेंट एंगल से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति मेरा प्रिय विषय है और पॉलिटिकल एंगल से लंबे समय से लगातार इसको मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ। और मुझे यह लगता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति आज एक दोराहे पर खड़ी है। एक और सामाजिक न्याय की राजनीति रीडेफिनिशन के स्टेज से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर सामाजिक न्याय की राजनीति को रीडिफाइन करने के नाम पर कहीं न कहीं उसको इररिलेवेंट बनाने की हर संभव कोशिशें हो रही हैं। अगर आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 2009 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक की बात करूं तो देखा जाए तो सामाजिक न्याय की राजनीति के अंतर्विरोधों के कारण जो सामाजिक समूह अब तक सामाजिक राजनीतिक समावेशन से लाभान्वित नहीं हो पाए, कहीं न कहीं उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया गया। लेकिन उनका बिखराव जो बड़े स्पेस को क्रिएट कर रहा है, उस बिखराव ने सवर्णवाद के उभार की पृष्ठभूमि तैयार की। तो अगर मैं कहूं 1990 के दशक के सामाजिक न्याय की राजनीति की 2 महत्वपूर्ण सीमा रही। एक, उस सामाजिक न्याय की राजनीति ने सवर्णवाद विरोध का रूप अख्तियार करके कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के एजेंडे को डैमेज करने का काम किया। तो एट द सेम टाइम जो मालाकार सर ने भी प्रश्न उठाया, जो राघव शरण शर्मा ने भी प्रश्न उठाया, सामाजिक न्याय के प्रश्न को आर्थिक न्याय के प्रश्न से संबद्ध न करना और सामाजिक न्याय की राजनीति के समानांतर अगर देखा जाए तो आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया चलाई गई, जिस आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक न्याय के लाभों को प्रतिसंतुलित करने का काम किया। सेकेंड फेज में अगर बात करें तो सामाजिक न्याय की राजनीति के अपने अंतर्विरोध थे।
जो सोशोलॉजी की शब्दावली में जिनको डोमिनेंट कास्ट कहा जाता, उन्होंने पूरा का पूरा उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर लिया। और उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने का परिणाम यह होता है कि सोशल पॉलिटिकल इंक्लूजन में जो सामाजिक न्याय की राजनीति का योगदान होना चाहिए था, मध्यवर्ती जातियों से इतर पिछड़ी जातियों की जो भागीदारी होनी थी, समावेशन की प्रक्रिया होनी थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई। और इसका परिणाम यह होता, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जो 2 दशकों के दौरान, 90 के दशक और 2000 के दौरान सामाजिक न्याय की राजनीति ने मध्यवर्ती जातियों में यादव, पटेल, कुर्मी या विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी जो मध्यवर्ती जातियां हैं, उनके पॉलिटिकल डोमिनेंस को इंश्योर किया। उनके अगेंस्ट अन्य पिछड़ी जातियों में जो अंतर्विरोध उभर करके डिस्कंटेंट उभरते हैं, देखा जाए तो उस डिस्कंटेंट को आज राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश बिहार की राजनीति में देखा जाए तो उस डिस्कंटेंट को भुनाने का श्रेय निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को जाता है। और मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करना चाहूँगा, आज नहीं हमेशा मैं कहता हूँ, जबकि मैं बहुत पसंद नहीं करता एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स के जो कंट्राडिक्शन थे, उस कंट्राडिक्शन से सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को बाहर निकालते हुए ओबीसी ईबीसी के डिवीजन, पसमादा गैर पसमादा के डिवीजन, सामाजिक न्याय के प्रश्न को सीमित संदर्भों में ही सही इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के बहाने इकोनॉमिक जस्टिस से जो जोड़ने की कोशिश की गई, और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रश्न को लैंगिक न्याय के प्रश्न से जो संबद्ध करने का काम किया, निश्चित तौर पर वह तारीफ काबिल है। लेकिन उनकी राजनीति की सीमा यह रही कि कहीं न कहीं उस रास्ते से सामाजिक न्याय की राजनीति धीरे धीरे दक्षिणपंथी राजनीति का हिस्सा बनती हुई सामाजिक न्याय की पूरी राजनीति को अप्रासंगिक बनाने की ओर अग्रसर है। आज अगर देखें तो जो काम मुझे लगता है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी ने किया, वही काम उत्तर प्रदेश चले जाएं या हिंदी बेल्ट के अन्य राज्यों में चले जाए तो भाजपा सामाजिक न्याय की राजनीति के कंट्राडिक्शन को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। और इस क्रम में जिन समूहों को अब तक सामाजिक न्याय की राजनीति में जस्ट स्पेस नहीं मिला, उसके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट किया जा रहा। सामाजिक न्याय की राजनीति के अंतर्विरोधों के उजागर होने के कारण जो एक सामाजिक न्याय की राजनीतिक धारा कमजोर पड़ रही है, उसके कारण जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो रहा, 2009 के चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखा जाए, 2014 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए, और जिल्स बर्नियर ने इस इशू पर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने दिखाया है लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों के आलोक में कि किस प्रकार पिछड़ों के प्रतिनिधित्व में कमी आ रही है, और उसी अनुपात में अगर देखा जाए तो सवर्णों का राजनीतिक उभार एक पॉलिटिकल सोशल फेनोमेनन के रूप में पिछले लगभग 1.5 दशकों से यह लगातार चल रहा है। और जो स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही, जिस तरह सामाजिक न्याय की राजनीति की मुख्य धारा वंशवाद का पर्याय होती जा रही है, जिस तरह सामाजिक न्याय की राजनीति की मुख्य धारा अगर मैं कहूं राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय होती जा रही है, और इसमें सवर्णवादी नेतृत्व वाली मीडिया भी अपने तरीके से परसेप्शन को निर्मित करने में लगी है, जिस प्रकार सामाजिक न्याय की राजनीति व्यक्ति केंद्रित राजनीति का हिस्सा बन रही है, और जिस तरह से धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति को लगातार हाशिए पर पहुंचाने का काम कर रही है, मुझे लग रहा है अगर सामाजिक न्याय की राजनीति, उसके नेतृत्व और उसके मुख्य धारा ने बदले हुए समय, बदली हुई परिस्थितियों और बदले हुए परिदृश्य में उसने खुद को रिडिफाइन नहीं करने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम से उन्हें बाहर जाने से कोई रोक सकता है। यह आज के दौर में हमारी चिंता का मूल विषय है, और ये एक ऐसे प्रश्न हैं जिस पर मुझे लगता है कि विमर्श की प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए। समय की सीमा आज है, और मैं चाहूँगा कि इस मसले पर एक सीरीज ऑफ डिस्कशन शुरू किए जाएं, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति का एक पहलू और है धार्मिक न्याय की राजनीति। जब तक सोशल जस्टिस के प्रश्न को हम माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के जस्टिस के प्रश्न के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह प्रश्न अधूरा है, तब तक यह राजनीति कमजोर बनी रहेगी, तब तक इसका मजबूत होना मुश्किल होगा। और यह आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक न्याय की राजनीति के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
जिन लोगों को कोई सवाल पूछना हो वो पूछ सकते हैं। सिर्फ सवाल पूछना है, उसमें अपना मंतव्य नहीं देना, सिर्फ सवाल पूछें। जिनसे पूछना है उनका भी नाम लेके पूछ सकते हैं यहाँ पे। साथियों, यह तो एक बहुत तुरंता विषय के ऊपर बहस है और बहुत ही कम समय है और इसमें बहुत सारे विशद बातें मौजूद हैं। अध्ययन का तरीका क्या होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात है। वेद को कैसे पढ़ें, स्मृति को कैसे पढ़ें, पुराण को कैसे पढ़ें। यहाँ दोनों परंपरा है, बिलीवर्स की, नॉन बिलीवर्स की। दो दर्शनों की भी परंपरा है, जिसमें भगवान मानने वाले की है, जिसमें भगवान नहीं मानने वाले की है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले इस पर भी एक बहस की आवश्यकता है। मैं इस पर बात अपनी ख़त्म करता हूं, क्योंकि स्मृति जो है वो वेद का ही हिस्सा है। एक चैप्टर जो सामाजिक कर्मकांड को ला करके एक चैप्टर बनाया, वो मनुस्मृति। आपने कहा कब हुआ, तो हमको जैसा राहुल संकीर्तन की किताब से पता चलता है 101 वर्ष, ईसा से 100 वर्ष पूर्व के आसपास के ये जो है बातें हैं कि राजा मनु हुए। राजा मनु राजपूत थे, लेकिन मनुस्मृति कैसे लिखा गया यदि आप देखेंगे तो उनको कई ऋषि मुनि गए, कहे कि आज आपसे सृष्टि के बारे में सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं कुछ बातें बता देता हूं, लेकिन मेरे बाद भृगु महाराज सब खिस्सा बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वही होगा। तो उन्होंने पूरे मनुस्मृति के ऊपर व्याख्यान दिया। सारे लोगों के जो कर्म है, जातियों के कर्म है, जातियों के कार्य क्षेत्र हैं, वो सब का उसमें जो है वर्णन है। ये सब चीज़ें पढ़ने के जो मेथड है वो ईजाद करने के बाद हुआ। दूसरी बात, एक साथी ने जो कहा, हम लोग जहाँ पढ़ते लिखते हैं, एक ध्यान में रखने की बात है, कोई मुस्लिम काल नहीं होता है। हम प्राचीन हम कह सकते हैं, प्राचीन कह सकते हैं, मध्यम कह सकते हैं, उसके बाद आधुनिक कह सकते हैं। मुस्लिम कोई काल नहीं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के तारीख में। इसलिए मुस्लिम काल से नहीं जानिए, सत्ता के चरित्र सभी में मौजूद हैं। सभी कालों में सत्ता के चरित्र से उस समय के विकास या उस समय के जो दमन हैं या उस समय के जो विकास हैं उसको देखने की कोशिश की जाए। मेरी प्रार्थना है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने के अनुकूल आप करें ही हैं। और तीसरी बात जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, बड़ी तेज़ी से नव उदारवाद जो है, पहले हम उदारवादी व्यवस्था में थे, जब स्वतंत्रता के पहले हम उपनिवेशवाद में थे, उसके बाद हमारा उदारवादी हुआ, लिबरल डेमोक्रेसी हुआ। लिबरल डेमोक्रेसी में एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हुआ कि कल्याणकारी राज्य होगा। लेकिन दुनिया के पूंजीपतियों ने कहा कि ये जो कल्याणकारी जो फ्री में बांटने का है, इसको हटाओ, वो सब पैसा हमारे पास दो। फिर उन्होंने ये शुरू किया कि नव उदारवाद को लाया, और नव उदारवाद में सामाजिक न्याय के जो और भी फलक थे वो बहुत सिकुड़ता हुआ अब आज के तारीख में चला गया है। और नव उदारवाद में किसी भी प्रकार का मौलिक नीतिगत सामाजिक न्याय के समूहों को कोई सुविधा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने वर्गीय जो कंटेंट है, श्रम और श्रमिक का कंटेंट है सामाजिक न्याय के समूह में से, उसको निकाल करके बाहर करके एनालिसिस करना, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन आपको ज़मीन नहीं देंगे। जबकि इस देश के अंदर खासकर बिहार में तो 40% जो नीची जातियों के लोग हैं, जिसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, उसको ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं तो नागरिकता नहीं, नागरिकता नहीं तो आपको सरकार की सुविधा नहीं। ये तमाम बातें ज़मीन से जुड़ी हुई है। सामाजिक न्याय के प्रश्न में ज़मीन का सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कास्ट के अंदर क्लास फॉर्मेशन बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। यदि कुर्नी के इलेक्शन देखिएगा तो 6 गो सहनीय खड़ा हो गया, 1 गो सहनी हो सकता था, लेकिन 6 सहनी खड़ा हो गए। तो क्लास फॉर्मेशन बड़ा तेज़ी से कास्ट के अंदर बढ़ रहा है। और उसी तरह कास्ट के अंदर जब क्लास फॉर्मेशन है तो क्लास वाली पार्टी में भी जातवाद मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें नहीं है, क्लास वाले में। सरदेसाई ने साफ लिखा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग
जब एक साथ काम करते थे तो शेड्यूल कास्ट जो है जब कैंटीन में खाने जाते थे तो वो अलग खाते थे, फैक्ट्री में एक साथ रहते थे और संघर्ष भी करते थे। इसलिए क्लास के अंदर जो कास्ट कंटेंट है उनको भी अपने संशोधन में भिड़ना पड़ेगा और कास्ट के अंदर जो क्लास कंटेंट है उसको भी उसे अपने में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा छोटा सा इंटरवीन किया, मुझे माफ़ कीजिएगा, समय जितना है उसे। सर प्रोफेसर NK चौधरी सर से आग्रह है कि अपनी बात 5 मिनट में रखें। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं देर से इसमें ज़रूर आया, लेकिन 2 वक्ता को मैंने सुना, उसके बाद बोल रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सुबोध ने तो इतना बढ़िया से आपको कम शब्दों में, सुबोध कह रहे हैं कि छोटे हैं हम इसीलिए, डोंट माइंड प्रोफेसर मालाकार, बहुत अच्छा, आई कॉम्प्लीमेंट यू, डिड इट सो वेल, सो क्लियरली आर्टिकुलेटेड। बधाई नवीन बाबू, अध्यक्षता आप कर रहे हैं, अब वक्ता भी आप हैं, अध्यक्षता तो आप ही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मित्रों, मैं आया हूँ यहाँ आपके साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए। इनलाइटेंड डिस्कोर्स एक उद्देश्य था जब केदारदास इंस्टीट्यूट की कल्पना की गई थी, जिन लोगों ने की थी और जब की थी मैं उसमें शामिल था। उस समय दिल्ली वाले बाबू लोग यहाँ नहीं थे, जब बन जाता है तब दिल्ली वाले उसको कब्जा करते हैं और तब तक प्रोलेटारिएट से शुरुआत होती है। उस प्रोलेटारिएट क्लास में मैं भी था जब ये केदारदास इंस्टीट्यूट को कोई पहचानता नहीं था। फिर भी ये विकसित हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, ये विकसित हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी काल हमको जाने का मौका मिलता है, जो लोग इसको चला रहे हैं उनको ईमानदारी से कह रहा हूँ, बड़ा काम कर रहे हैं। खाली एक ही है रिक्वेस्ट कि निकलिए वहाँ से। किसको समझा रहे हैं? अधिकांश लोग आपके फॉलोअर हैं जो समझते हैं आपको। जहाँ नहीं समझते हैं आपको, उनके बीच ले जाइए सुबोध जी को, जाइए। और वहाँ जाना आपने बंद कर दिया है या आपकी वहाँ एंट्री बंद हो गई। मैं इशारे में बहुत कुछ कर रहा हूँ। आज का डिस्कोर्स बहुत अच्छा है और न्यू लिबरलिज्म का शिकार दुर्भाग्य से वे लोग भी हो रहे हैं जो उसका विरोध कर रहे थे। ताज़ा उदाहरण केरल की सरकार है जो अदानी को सपोर्ट कर रही है। उसके पहले बुद्धदेव जी भट्टाचार्य जी सपोर्ट कर रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। बुरा लगता है और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आता नहीं हूँ। कहिएगा कि कम्युनिस्ट लोगों को गाली देते हैं, अरे ये गाली देना हुआ? लेट अस बी ऑनेस्ट। अगर कॉर्पोरेट कैपिटल गलत है तो व्हाई केरल गवर्नमेंट एंड इट्स चीफ मिनिस्टर जो उसका विरोध कर रहे हैं उनका दमन कर रही है? अगर वह सही है, न्यू लिबरलिज्म सही नहीं है, तो क्यों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सरकार, जनता देख रही है आपको, क्या क्या नहीं किया आप। इसलिए कहीं न कहीं अपने अंदर भी क्लैरिटी लाइए। मोदी अदानी का नाम ले तो बहुत बुरा है, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर नाम ले तो बहुत अच्छा है। राजस्थान में क्या हो रहा है? अदानी का वेलकम हुआ ना, राहुल जी जिनके पीछे आप दौड़ते हैं, जिंदाबाद अदानी, हम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया। इसलिए लेट अस बी क्लियर अबाउट इट। मैं उन लोगों में हूँ जो जानते हैं, हमारे मित्र नवीन जी और यहाँ बैठे, मैं न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ रहूँ सुबोध, शायद उतना नहीं मालूम आपको है। 81 में IMF ने जब $5 बिलियन का लोन लिया तो लेट डॉक्टर सेन, जिनका मैं बहुत क्लोज एसोसिएट था, सिटीजन्स फोरम की तरफ से BA लेक्चर थिएटर में एक आयोजन हुआ था और मेन स्पीकर मैं ही था। 82 में भागलपुर कैंप जेल में जब शिक्षक आंदोलन अनडिवाइडेड बिहार में था तो उसमें दिल्ली में प्रभात और काबरा जैसे लोगों के साथ जो हुआ 84 में IIPA में, उसमें बहुत एक्टिवली, इसलिए मैं जानता हूँ। और अब तो कहानी लंबी हो गई। हम लोग मनमोहन सिंह की बात करते हैं, ये तो शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। और अभी मेरे एक छात्र ने दिखाया कि VPC ने वहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन में जो डॉक्यूमेंट दिया है, उन्होंने उसके पक्ष में बात की। मनमोहन सिंह बाद आए, मोदी तो बहुत बाद में आए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसको ऐड नहीं करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इस पर आपको क्लैरिटी चाहिए। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ने वो सब क्या है जो इसकी इस ओर इशारा कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहे कि जहाँ
कास्ट में भी क्लास और क्लास में भी कास्ट। लेकिन हम समझते हैं अगर अंधकार है तो उसको चुनौती देने के लिए सुबोध जैसे लोग भी हैं, नवीन जी जैसे जो है, केदारदास इंस्टीट्यूट जैसे लोग भी हैं जो उसको चुनौती दे रहे हैं, इनलाइटेंड डिस्कोर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत योगदान करेगा। बातों को समझना चाहिए, बातों को समझना, लॉजिकल रीजनिंग करना, यही तो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन था, साइंटिफिक ट्रेडिशन था कि हम चीज़ों को थोपे नहीं डॉगमा के रूप में, बल्कि नई परिस्थिति में उसका विश्लेषण करें। आपने इसका प्रयास किया, सफल प्रयास किया, बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आभार। इससे अधिक ना आपके पास समय है और न उसकी जरूरत। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अंतिम वक्ता के तौर पे प्रोफेसर नवीन चंद्रा अपनी बात रखें। फ्रेंड्स, आज का जो ये आयोजन रहा, ये तो लगता है सफल ही माना जाएगा। कई बातें आई, बहुत सा खुलासा हुआ, पर बातें बहुत गहन है। सबसे संपूर्ण बात ये समझने की ज़रूरत है जो मालाकार ने कहा था कि हर चीज़ को अलग अलग देखने की प्रवृत्ति रही है। हिंदुस्तानी ऑफिशियल मार्क्सिस्टों में भी और दूसरों में तो रही है। जब यहाँ के मार्क्सवादी, जब हम कहते हैं OM ऑफिशियल मार्क्सिस्ट, क्योंकि दूसरे भी मार्क्सिस्ट थे जो दूसरी बातें कहते थे, हम सुनते नहीं, पर हम लोग ऑफिशियल थे। जो हम आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो आज़ादी ही मुख्य चीज़ था, किसान आंदोलन भी होते थे, पर सब आज़ादी के तहत, लड़ाई के तहत। इसकी समझदारी और किसी को थी या नहीं कि किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा है, ये समझदारी GD बिरला को अवश्य थी। पर आज़ादी के बाद जब हम स्ट्रगल शुरू किए गाँव में या कहीं भी, तो वर्ग के नाम पर हम करते थे और जाति हमारे जहन में आता ही नहीं था। समझदारी यह थी कि वर्गीय लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, अगर हम जीत जाते हैं तो बाद में सामाजिक चीज़ें भी ठीक कर लेंगे। पर ऐसा कभी कहीं नहीं होता है, दुनिया में हुआ है न होना है। मार्क्सवाद पर ये तोहमत लगाया जाता है कि ये लोग आर्थिक डिटर्मिनिज्म में विश्वास करते हैं कि भाई इकोनॉमिक से ही सब चीज़ डिटर्मिन होता है। ये मार्क्सवाद नहीं है, मार्क्स का मार्क्सवाद नहीं है। ये उन लोगों का मार्क्सवाद है जो मार्क्स को पढ़े बिना मार्क्सवादी बन जाते हैं। मार्क्स और एंगल्स तो साफ साफ अपने ही ज़माने, उनके ही ज़माने में शुरू हो गया था कि लोग समझते हैं कि भाई आर्थिक जो है वही सब चीज़ को डिटर्मिन कर देता है फाइनली। ऐसा हमारी बात को समझते हैं तो यह महज भूल है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा है, पर हम और मैं और मार्क्स दोनों थोड़ा बहुत दोषी हैं, क्योंकि अपनी बात कहने की स्थिति में कभी कभी हम लोगों ने इकोनॉमिक को स्ट्रेस कर दिया है। पर टोटलिटी में देखिएगा, मार्क्स में खासकर ऐतिहासिक राइटिंग देखा जाए तो उसमें सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। डायलेक्टिक्स में ये नहीं होता है कि ये पहले है और ये बाद में है। दोनों का कंट्रडिक्शन और सहयोग दोनों साथ साथ चलता है। दूसरी चीज़ जो हम बार बार कहना चाहते हैं
कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे तो पहले तो आज की स्थिति समझनी होगी, पर समझने के बाद जब आप एक्शन करते हैं तो 3 तरह का एक्शन, कंट्रडिक्शन को समाधान 3 तरह से किया जा सकता है, चौथा तरह से नहीं किया सकता। एक कि हम पीछे चले जाएं क्योंकि वहाँ ये कंट्रडिक्शन नहीं था जो आज है। न्यू लिबरलिज्म का जो आज कंट्रडिक्शन चल रहा है, इसका समाधान हम नेहरू पीरियड में ढूंढते हैं। इतिहास ऐसे नहीं आगे बढ़ता है, पीछे जाकर समाधान असंभव है। पीछे इतिहास जाती नहीं। थोड़ी देर के लिए कोई शासन में आके कहे कि हम पीछे चल जा रहे हैं तो वह क्षणिक होगा, इतिहास ऐसे नहीं होता। तो पहला तो कोशिश एक ग्रुप, एक समझदारी हो सकती है कि पीछे चले जाए तो हमारा समाधान हो जाएगा साहब। पर वह वहाँ का कंट्रडिक्शन को समाधान करने के लिए नहीं आ गया है। वेलफेयर कैपिटलिज्म का जो कंट्रडिक्शन था उसका समाधान न्यू लिबरलिज्म में ढूंढा गया है। अब हम न्यू लिबरलिज्म के कंट्रडिक्शन को वापस जाकर सोल्व करना चाहते हैं, यह असंभव है। तो एक ये है। दूसरा है कि भाई किसी तरह से दबा करके, बाई फोर्स चाहे हो, बाई आइडियोलॉजिकल फोर्स हो, यथा स्थिति वर्तमान रखिए, वह भी ऐतिहासिक रूप से गलत हो। तीसरा है जो सबको करना चाहिए कि जो भी आप एक्शन करते हैं, जो भी समाधान खोजते हैं, सामाजिक न्याय है कि समाधान खोज रहे हैं, तो सामाजिक न्याय के करने में, न्याय के नाम पर जो आपने किया, क्या वह सामाजिक न्याय दिला सका सबको? ये सोचने की जरूरत है। और नहीं दिला सका तो क्यों नहीं दिला सका, उसका क्या आगे होगा? तो ये समाधान जो है कि आप ऐसा समाधान कीजिए कि जो आगे ले जाए आप। हम वर्ग संघर्ष के बहुत किए हैं, लड़ाई करते हैं, खेत की लड़ाई, जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे चौधरी जी ने नाम लिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, पर इसका क्या मतलब है कि बहुत अच्छा काम कर करके आप भाग जाइएगा? उस काम करने के बाद आपने क्या किया, ये सोचना होगा। लैंड रिफॉर्म किया, बरगदार मूवमेंट वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल। उसके लिए ज्योति बसु को हम सलाम करते हैं। पर ये डर से कि कहीं खेत मजदूर यूनियन बनेगी तो हमारा वोट न बंट न जाए, इसलिए ज्योति बसु ने कभी खेत मजदूर यूनियन बनने नहीं दिया वहाँ। और तो और मैं आज खुल करके कहना चाहता हूँ कि हमारा प्लाइट क्यों ऐसा है। भाषण सभी दे रहे थे, सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, पर मैं 2 स्टेट को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि बिल ड्राफ्टिंग में भी मैं रहता था और उसके डिस्कशन में भी मैं रहा हूं। 2 स्टेट कंसिस्टेंटली किसी ने किया है उसका विरोध, तो वह वेस्ट बंगाल था और पंजाब था। ये भी समझने की ज़रूरत है हमारी मार्क्सवाद के भारतीय दर्शन परिप्रेक्ष्य में। शासन ले लिया तो शासन आप लेते हैं, खासकर जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, उनको शासन में आने के बाद ऐसा करना चाहिए इमीडिएटली, तो आप रुक नहीं सकते और इसकी लड़ाई पहले से शुरू कर देनी चाहिए। पर जब वर्ग कर रहे थे, वर्गीय संघर्ष कर रहे तो जातीय रियलिटी को भूल गए। आजकल एक टेंडेंसी चल चुका है, अंबेडकर के नाम पर और पेरियार के नाम पर
वो सब भी महान थे, पर एक मार्क्सवादी कहे कि हम अम्बेडकर को मार्क्स से तरजीह देंगे, ऊपर समझेंगे, हम इससे गाइडेड होंगे, तो यह भ्रम में है, ऐसा असंभव है। आप उसमें फंसिएगा। इसलिए अम्बेडकर को पढ़िए, समझिए। कुछ बातें उन्होंने अच्छी कही है, बहुत बातें बहुत गलत की है। अम्बेडकर एक कोई स्टेट सोशलिज्म का नाम लिया उन्होंने सर, बट कभी भी जिंदगी में वह प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि उसके बिना उनके दिमाग में था कि डेमोक्रेसी चली नहीं सकती। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रभाव उन पर रहा, पर वो एकमात्र आदमी ऐसा था कि जाति व्यवस्था को सबसे मार्क्सवादी ढंग से समझा था। जब उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था, जैसे राघव शरण ने कहा कि भाई डिवीज़न ऑफ लेबर था, जाति प्रथा एक डिवीज़न ऑफ लेबर है। हाँ साहब, डिवीज़न ऑफ लेबर ही नहीं था, वो डिवीज़न ऑफ लेबरर भी था। ये पहली बार अम्बेडकर ने की। सबसे खतरनाक चीज़ है कि यह मजदूरों के बीच बंटवारा करता है, और आज के सामाजिक न्याय के नाम पर जपने वाले उस बंटवारे के तर्क बरकरार रख करके उसके आधार पर काम करते हैं, और कुछ लोग उसकी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो। उसे फ़ायदा हुआ है, कुछ भी कीजिएगा उसके नाम पर तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, बट उसके बाद उसकी जो खामियां हैं वो सामने आएंगी। इन बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए और लोगों को सुना। थैंक यू।